स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का क्वेश्चन। पिछले सारे वीडियो में हमने जीए का क्वेश्चन देखा था। अभी हम इंग्लिश का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सीजीएल का एग्ज़ाम का, जो 3 मार्च को हुआ था, 3rd शिफ्ट में। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 4 वर्ड दिया हुआ है, इसमें से किसका स्पेलिंग इनकरेक्ट है ये हमें बताना है। तो देखिए इसका आंसर होगा 1 में जो स्पेलिंग दिया हुआ है ये है पार्टनर स्पेलिंग मिस्टेक दिया हुआ है। बाकी सारे जो दिया हुआ है पीटीएस, पियर्स, परसू, उसका सारा स्पेलिंग ठीक है। पार्टनर का मतलब क्या होता है? साथी। पीटीएस का मतलब क्या होता है? दयनीय। पियर्स मतलब बीधना, और पार्सू मतलब किसी के पीछे लगे रहना, कई लक्ष्य में टिके रहना, ये है पार्सू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है। कौन से पोर्शन में है? ये चारों ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से कौन से मिस्टेक है वो हमें डिसाइड करना है। सेंटेंस क्या है? दीपा वॉक्ड डाउन द रोड स्लोली विदाउट लुकिंग एनीबडी। ये लुकिंग एनीबडी में मिस्टेक है। लुक के बाद हम जनरली एट यूज़ करते हैं, लुक एट मी। लुक जो वर्ब है उसके बाद प्रीपोजिशन एट हम ऐड करते हैं, तो यहाँ पे लुकिंग एनीबडी इज़ नॉट करेक्ट, लुकिंग एट एनीबडी इज़ करेक्ट। तो इस पोर्शन में ग्रामेटिकल एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड का क्वेश्चन है। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 4 वर्ड दिया हुआ है, इस चारों में कौन सा स्पेलिंग मिस्टेक है वो हमें निकालना है, जिसका आंसर है नेगोशिएट। नेगोशिएट में सी नहीं आते हैं, उसके जगह पे टी आते हैं। नेगोशिएट का मतलब क्या है? तय करना। उसके बावजूद उसके अलावा और जो 3 वर्ड दिया हुआ है वो सबका स्पेलिंग ठीक है। पहला वर्ड है नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब है तुच्छ। नेसेसरी का मतलब है जरूरी। एंड न्यूसेंस का मतलब है बाधा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। मतलब हमें नरेशन चेंज करना है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? डायरेक्ट स्पीच में हमें उसे इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? शी सेड टू मी कोटेशन व्हाट टाइम इज़ योर फ्लाइट टुमारो। इसको हमें नरेशन चेंज करना है। पहले देख लेते हैं हमें टेंस क्या है सेंटेंस का। सिंपल पास्ट टेंस है। शी सेड टू मी, तो यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। हमें पता है कि कोई भी क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में हो तो उसका जब इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं सेड क्या हो जाता है? आस्क्ड। बट आस्क्ड के बाद कभी भी टू नहीं बैठता है, तो आंसर क्या होगा? शी आस्क्ड मी। उसके बाद व्हाट टाइम, योर क्या हो जाएगा? माई, क्योंकि मुझे पूछ रहा है, तो इसको जब इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे तो योर कन्वर्टेड टू माई। माई फ्लाइट इज़ क्या हो जाएगा? वॉज, बिकॉज ये पास्ट टेंस में दिया हुआ है, तो वॉज। टुमारो क्या हो जाता है? द फॉलोइंग डे। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? 3। शी आस्क्ड मी व्हाट टाइम माई फ्लाइट वॉज द फॉलोइंग डे। अब इसके जगह पे टुमारो ना होके अगर येस्टरडे होता तो जब इनडायरेक्ट स्पीच हम करते तो क्या हो जाता? द डे बिफोर और द प्रीवियस डे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no improvement. एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसका एक पोर्शन अंडरलाइन किया हुआ है। उस अंडरलाइन पोर्शन में अगर हम दूसरा कुछ बिठाएंगे तो सेंटेंस करेक्ट होगा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सेंटेंस, माई शूज़ वेर worn out so I had to buy a new one। ये न्यू वन के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है माई शूज़
वेयर मतलब ये कौन से सेंटेंस में है, कौन से किस में है, प्लूरल फॉर्म में है, तो अ न्यू वन इज़ द सिंगुलर फॉर्म, तो इसको चेंज करके हम क्या करेंगे, न्यू वंस, तो 2 इज़ करेक्ट, क्योंकि शू पेयर में आते हैं तो शू के साथ प्लूरल फॉर्म बैठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। एक ईडियम दिया हुआ है, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, इसका मतलब क्या है, हमें पूछ रहा है क्वेश्चन में। इसका मतलब होता है कि खुद से खुद का तारीफ करना, प्रेज वन सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंप्रीहेंशन पैसेज दिया हुआ है, इसमें काफ़ी सारे ब्लैंक दिया हुआ है, उसके रेस्पेक्ट में हमें 5 क्वेश्चन पूछा गया है कि 5 क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है वर्ड, तो कौन से वर्ड उस ब्लैंक में बैठाने से ये अप्रोप्रिएट एक पैसेज बन जाएगा। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल ईच ब्लैंक। पैसेज पढ़ लेते हैं। वाटरमेलन इज थॉट टू हैव ओरिजिनेटेड इन अफ्रीकाज कालाहारी डेजर्ट, बोले वाटरमेलन का ओरिजिनेशन हुआ था अफ्रीका में कालाहारी डेजर्ट में। बिलीव इट डैश नॉट, आप माने या ना माने, तो बिलीव इट और नॉट, तो इस पैसेज इस जो ब्लैंक में उसमें अप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा है, और। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट ब्लैंक, बिलीव इट और नॉट, द फर्स्ट रिकॉर्डेड वाटरमेलन हार्वेस्ट डैश नियरली 5000 ईयर्स एगो इन इजिप्ट, पहले जो वाटरमेलन हार्वेस्ट किया हुआ है वो इजिप्ट में 5000 साल पहले हुआ था। हैपन का और एक वर्ड हम क्या बिठा सकते हैं यहाँ पे, ऑकर्ड, तो ऑकर्ड इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस ब्लैंक, मतलब हुआ था। फिर नेक्स्ट ब्लैंक, एंड इज डैश इन इजिप्टियन hieroglyphics on the walls of their dash buildings, is dash in, is depicted in, is depicted in मतलब चित्रित किया हुआ है वॉल में, किसके वॉल में, ऑफ देयर डैश बिल्डिंग्स एंशियंट बिल्डिंग मतलब पुराना जो बिल्डिंग है इजिप्ट में उसका जो वॉल है उसमें वो फ्रूट्स मतलब वाटरमेलन का ड्राइंग किया हुआ है। फिर नेक्स्ट ब्लैंक, This fruit was often placed dash in the burial tombs of kings to provide nourishment in the afterlife. वहाँ पे क्या करते हैं, ये जो वाटरमेलन है उसको बुरी करते हैं, जो किंग को दफनाते हैं वहाँ पे प्लेस करते हैं, तो प्लेस्ड इन द बुरियल टॉम्ब्स ऑफ किंग्स, किस लिए, टू प्रोवाइड नरिशमेंट इन द आफ्टर लाइफ, ये वो सोचते हैं कि आफ्टर लाइफ उनका देखभाल करेंगे, तो इसीलिए वाटरमेलन को वहाँ पे प्लेस करते हैं। तो एक बार पैसेज पूरा पढ़ लेते हैं। वाटरमेलन इज थॉट टू हैव ओरिजिनेटेड इन अफ्रीका's Kalahari Desert. Believe it or not, the first recorded watermelon harvest occurred nearly 5000 years ago in Egypt and is depicted in Egyptian hieroglyphics on the walls of their ancient buildings. This fruit was often placed in the burial tombs of kings to provide nourishment in the afterlife. तो पूरा पैसेज रेडी हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन पूछा गया है। अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट, वेरी इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है, ये है वार्डरोब। अलमीरा जिसमें हम कपड़े रखते हैं उसको क्या कहते हैं, वार्डरोब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। फिर एरर का क्वेश्चन आ गया। एवरीथिंग दैट आई लाइक टू ईट आर फैटनिंग। जो भी हम खाते हैं, किसी भी चीज़, वो हमें मेद बढ़ाते हैं। अब एवरीथिंग मतलब ईच थिंग को बोल रहे हैं, तो इसके साथ आर प्लूरल फॉर्म नहीं बैठते हैं, इसके साथ बैठेगा इज़। तो 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आर फैटनिंग नहीं होगा, इज़ फैटनिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से विजिलेंट का एंटोनिम कौन सा है। अब विजिलेंट का मीनिंग नहीं पता होगा तो एंटोनिम कैसे ढूंढेंगे। तो विजिलेंस का मीनिंग क्या है? कीपिंग केयरफुल वॉच फॉर पॉसिबल डेंजर और डिफ़िकल्टी। कोई भी डेंजर जो हम लग रहा है आएगा, उसके लिए केयरफुल रहना, उसको कहते हैं विजिलेंट। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? वेरी मतलब चिंता करना, मतलब कोई भी डेंजर आ सकते हैं, इसके लिए सोचना, वो है वेरी। सेकंड ऑप्शन क्या है? रश क्या होता है? एक्टिंग और डन विदाउट केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ द पॉसिबल कंसिक्वेंसेस। कुछ बिना सोच के ही जल्दबाजी करके कुछ करना, विदाउट एनी केयर, ये है रश। अलर्ट मीन चेतावनी, द स्टेट ऑफ बीइंग वॉचफुल फॉर पॉसिबल डेंजर। कॉशियस सतर्क, केयरफुल टू अवॉइड पोटेंशियल प्रॉब्लम्स और डेंजर्स। तो देख रहे हैं कि वेरी, अलर्ट, कॉशियस, ये सारे विजिलेंट के साथ ही जा रहे हैं। विजिलेंट के ऑपोजिट में कौन से जा रहे हैं? रैश, जो है केयरलेसनेस। तो ये है appropriate antonym. Option 2 is correct. Next question, select the most appropriate antonym of the given word. फिर एक antonym का question आ गया। word क्या दिया हुआ है? flexible. flexible मतलब able to be easily modified, जिसको हम बहुत easily modify कर सकते हैं। 4 ऑप्शन में क्या क्या वर्ड दिया हुआ है? पहला है supple मीन्स बेंडिंग और मूविंग ईजिली, सेम है फ्लेक्सिबल, सप्पल, सॉफ्ट। 4 नंबर ऑप्शन में जो सॉफ्ट भी दिया हुआ है, सॉफ्ट मतलब कोमल, ये सब सेम चीज़ होता है। स्टेल क्या होता है? जो ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, ये खाने के साथ जुड़ा हुआ रहता है जनरली, मतलब कोई भी खाना ख़राब हो जाए तो उसको स्टेल फूड कहते हैं। सेकंड ऑप्शन में जो दिया हुआ है स्टिफ फ्लेक्सिबल का पूरा ऑपोजिट वर्ड है, मतलब नॉट इजीली बेंट और चेंज्ड इनटू शेप, मतलब जिसका शेप हम चेंज नहीं कर सकते हैं, वो है स्टिफ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, फ्लेक्सिबल का एंटोनिम है स्टिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the most appropriate option to fill the blank. The government has warned the traders not to dash onions. गवर्नमेंट ने warn किया है ट्रेडर को, क्या? ऑनियन को एक साथ एक्यूमुलेट ना करो। तो इसका एक टर्म होता है, इसको कहते हैं होर्ड। होर्ड का क्या मतलब होता है? एक्यूमुलेट और हाइड और स्टोर अवे मनी और वैल्यूड ऑब्जेक्ट्स। मतलब क्या होता है कि कोई भी मनी हो या वैल्यूएबल कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसको स्टोर करके रखना, उसको बाहर आने नहीं देना, इसको कहते हैं, इसका टर्म जो है उसको कहते हैं होर्ड। कंबाइन भी नहीं होगा, ग्रॉस भी नहीं होगा, यहाँ पे बल्क भी नहीं होगा। अब आप कहेंगे ऑनियन कौन सा वैल्यूएबल चीज़ है? ये ना हमारे मार्केट में इन्फ्लेशन इसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कोई भी अगर मान लो कोई ट्रेडर ऑनियन को अपने पास होल्ड करके रख दे तो बाहर ऑनियन का प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि सप्लाई कम हो जाएगा और डिमांड बढ़ जाएगा। ये तो इकोनॉमी का चीज़ हो गया, बट यहाँ पे जो टर्म है होल्ड वो यहाँ पे आएगा। तो ये गवर्नमेंट वार्न करते हैं, गवर्नमेंट किसी भी सब्जी या फल या किसी भी चीज़ को होल्ड करना ये इलीगल माना जाता है, तो यहाँ पे ये टर्म आएगा होल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it,
सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। सेम क्वेश्चन है, एक अंडरलाइन एक सेगमेंट दिया हुआ है एक सेंटेंस का, उसका अगर कोई इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत हो, अगर इनकरेक्ट हो तो उसे करेक्ट करो, नहीं तो कुछ भी मत करो। एक नो इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन भी होता है। तो सेंटेंस क्या दिया हुआ है, ही सिंग ऑलवेज व्हेन ही इज़ हैविंग अ शावर। हर वक्त जो नहाते हैं जब वो हर वक्त गाना गाते हैं। बट यहाँ पे गलत क्या है, ही सिंग ऑलवेज, ये पोर्शन यहाँ पे गलत है। क्यों? एक तो ही ऑलवेज सिंग ऐसे पैटर्न होगा, सिंग भी नहीं होगा, यहाँ पे होगा सिंग्स। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमें पता है कि प्रेजेंट फॉर्म में, सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में वर्ब के साथ एस और ई एस ऐड होते हैं, तो इसीलिए ही ऑलवेज सिंग्स होगा। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। Next question. Given below are 4 jumble sentences. Out of the given options, pick the one that gives their correct order. Jumble sentence दिया हुआ है, इसमें से correct order क्या है ये हमें निकालना है। 4 sentence दिया हुआ है, 4 order दिया हुआ है। ये question थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। पहले ही आप सारे sentence को एक बार जल्दी जल्दी पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद आपको बहुत हार्ड नहीं होता है, बहुत इजी होता है, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा फर्स्ट सेंटेंस होगा, कौन सा सेकंड सेंटेंस होगा। बहुत कंफ्यूजिंग नहीं रहता है ये सब क्वेश्चन में। तो पहले हम 4 सेंटेंस पढ़ लेते हैं। ही देन कॉल्ड आउट टू द पीपल बट बाय देन ओनली अ रेड ग्लो वॉज विजिबल इन द स्काई। अब ये सेंटेंस पढ़ के ही पता चल जाता है ही देन कॉल्ड आउट, तो ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। फिर भी हम जनरली नहीं होता है, फिर भी हम बाकी सारे सेंटेंस पढ़ लेते हैं। एट फर्स्ट ही थॉट इट वॉज अ स्टार्क काइट। पहले एट फर्स्ट, तो आपको एट फर्स्ट देख के लगेगा यही फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा, बट ये भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। कोई ना कोई घटना हुआ है जिसके बाद उसको लगा है कि एट फर्स्ट ये हो सकता है, ये करना चाहिए, ये हो सकता है फर्स्टली, बट क्या है इसके आगे कुछ घटना यहाँ पे घट गया है। तो वो कौन सा सेंटेंस में बोला गया है वो पहले देख लेते हैं। वीमा वॉज विजिटिंग हिज फील्ड्स व्हेन ही स्पॉटेड अ राइजिंग डिस्क शेप्ड ऑब्जेक्ट। लग रहा है यही फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है, क्योंकि ये एक घटना को डिस्क्राइब कर रहा है। फिर भी हम लास्ट सेंटेंस भी एक बार पढ़ लेते हैं। बट व्हेन इट स्टार्टेड राइजिंग हायर एंड एमिटेड लाइट ही वाज शॉक्ड। ये भी बट व्हेन से स्टार्ट है, तो ये भी फर्स्ट सेंटेंस जनरली नहीं होता है। तो हमें लग रहा है फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होगा, ऑप्शन सी, जो सी ऑप्शन में दिया हुआ है सेंटेंस, वो फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है। तो फर्स्ट सेंटेंस हम पढ़ लेते हैं। वीमा वॉज विजिटिंग हिज फील्ड्स। वीमा अपने फील्ड पे गया है विजिट करने के लिए। व्हेन ही स्पॉटेड, जब उसने देखा क्या, अ राइजिंग डिस्क शेप्ड ऑब्जेक्ट, एक डिश शेप्ड ऑब्जेक्ट को ऊपर जाते हुए देखा। तो उसके बाद एट फर्स्ट उसको क्या लगा, एट फर्स्ट ही थॉट इट वॉज अ स्टार्क काइट। पहले उसको लगा ये अटकी हुई एक पतंग है। तो सी के बाद क्या ऑप्शन आ जा रहा है, बी। बट when it started rising higher and emitted light he was shocked। but जब ये ऊपर जाता हुआ जा रहा था एंड वो लाइट भी एमिट किया, तब वो शॉक हो गया। he then called out to the people, सब लोग को बुलाया। बट बाय देन ओनली अ रेड ग्लो वॉज विजिबल इन द स्काई। बट तब तक क्या हो गया था, वो एक लाल एक ग्लोई सिर्फ दिख रहा था स्काई पे, बाकी उसको कुछ पता नहीं चला वो क्या है। बट हमको पता चल गया कि इसका करेक्ट सीक्वेंस कौन सा होगा, करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। तो करेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 सी आएगा, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद डी आएगा, उसके बाद ए आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। तो ऐसे सॉल्व करना है ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर एंटोनिम पहले पूछा गया था, अब पूछ रहा है कि सिनोनिम। एक वर्ड दिया हुआ है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जो वर्ड दिया हुआ है उसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से उसका करेक्ट सिनोनिम, उसका अर्थ कौन सा निकल के आ रहा है। इम्प्लोर इज़ द गिवन वर्ड, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है प्रार्थना करा। बेग समवन अर्नेस्टली और डेस्परेटली टू डू समथिंग, किसी के पास बोलना कि ये करो, बेग करना उसके पास।
तो ये है इम्प्लोर। तो ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? पहला ऑप्शन है कमेंड। कमेंड मीन्स किसी को ऑर्डर करना, नहीं कि उसके पास प्रार्थना करना, तो ये सिनोनिम नहीं हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन है ऑनर। इसका तो दूसरा ही मीनिंग है हाई रिस्पेक्ट, रेस्पेक्ट करना किसी को, ये है ऑनर। ऑनरेबल जज ऐसे हम कहते हैं ना, तो ऑनर मतलब रेस्पेक्टफुल कई पर्सन है उसको रेस्पेक्ट, हाई रिस्पेक्ट करना, वो है ऑनर। प्लीड, प्लीड का मतलब क्या है? मेक अ इमोशनल अपील। ये इम्प्लोर के साथ मैच हो रहा है। इमोशनल अपील करना किसी के पास, वो उसको कहते हैं प्लीड, कि ये ऐसे कर दो प्लीज़, तो इसको कहते हैं प्लीड। प्लीड से ही आए हैं प्लीज़, प्लीज़ ये कर दो हम कहते हैं ना, वो प्लीड से ही आए हैं। तो इम्प्लोर का सिनोनिम जो करेक्ट ऑप्शन है वो है प्लीड। फिर भी हम 4 नंबर ऑप्शन क्या दिया गया है वो भी देख लेते हैं। वो है रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ मतलब किसी को मना करना, मतलब इंडिकेट और शो दैट वन इज़ नॉट विलिंग टू डू समथिंग, हमको ये नहीं करना है तो हम ये रिफ्यूज़ कर देंगे। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिया गया था, बट इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3 प्लीड। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से ऑर्डर पूछा गया है। गिवन बिलो आर 4 जम्बल सेंटेंसेस, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस पिक द वन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। पहले हम सेंटेंस पढ़ लेंगे। सेंटेंस क्या दिया हुआ है? पहला सेंटेंस, इट रिक्वायर्स फिजिकल एंड्योरेंस विच कैन बी बिल्ट विथ ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइज। ये तो फर्स्ट सेंटेंस मुझे लग रहा है नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, truly strong personalities meet challenges of life bravely and face hardship with equanimity. Equanimity मतलब संभाव। Next, however, strength of character is a personality trait or a quality. However, ये first sentence नहीं हो सकता है। Next sentence, physical strength is the ability to cope with a physically challenging task. ये लग रहा है पहला सेंटेंस होएगा क्योंकि ये कुछ बोला गया है। अब कोई भी पैसेज स्टार्ट होगा तो कोई ऐसे सेंटेंस से स्टार्ट होगा जिसमें कुछ बोल रहा है। तो पहला सेंटेंस क्या है? फिजिकल स्ट्रेंथ इज़ द एबिलिटी। फिजिकल स्ट्रेंथ क्या है? किसी का डेफिनेशन दे रहा है पहले। वो एबिलिटी है टू कोप विद अ फिजिकली चैलेंजिंग टास्क। कोई भी टास्क फिज़िकली चैलेंजिंग तो टास्क है, उसको करने के लिए हमें फिज़िकल स्ट्रेंथ चाहिए। ये पहले सेंटेंस हो सकता है। अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा? इट रिक्वायर्स फिज़िकल एंड्योरेंस। इसके बाद यही लग रहा है करेक्ट सेंटेंस हो सकता है, विच कैन बी बिल्ट विथ ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइज। ये फिज़िकल एंड्योरेंस है जिसको बिल्ट करना है, कैसे? ट्रेनिंग और एक्सरसाइज से, प्रचेष्टा, फिज़िकल एंड्योरेंस। उसके बाद क्या आएगा? However, strength of character is a personality trait or quality. Strength of character क्या है? Quality है, personality trait है। उसके बाद truly strong personality, क्योंकि personality बोला गया है, पहले फिजिकल स्ट्रेंथ बोल रहा था, फिर कैरेक्टर का स्ट्रेंथ बोल रहे हैं, तो कैरेक्टर स्ट्रेंथ के रिलेशनशिप में पर्सनैलिटी आ गया, तो इसके बाद का सेंटेंस पर्सनैलिटी रिलेटेड है। ट्रूली स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज मीट्स चैलेंजेस ऑफ लाइफ ब्रेवली एंड फेस हार्डशिप्स विद अ इक्वानिमिटी। लगभग हमें पता चल गया किसके बाद कौन सा सेंटेंस आ रहा है। तो पहला सेंटेंस होगा ऑप्शन डी, उसके बाद आएगा ऑप्शन ए, उसके बाद सी, उसके बाद बी। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, डी, ए, सी, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें एक ब्लैंक है, 4 वर्ड दिया हुआ है, उस 4 वर्ड में कौन सा वर्ड यहाँ पे बैठने से ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। द स्टूडेंट्स वेंट टू देयर डैश क्लासेस आफ्टर द मॉर्निंग असेंबली। इसका आंसर होगा रेस्पेक्टिव, मतलब जो स्टूडेंट का जो भी क्लास है वो स्टूडेंट वही क्लास में जाएंगे। इसका मतलब रेस्पेक्टिव का मतलब यही होता है। तो द स्टूडेंट्स वेंट टू देयर रेस्पेक्टिव क्लासेस आफ्टर द मॉर्निंग असेंबली। मॉर्निंग असेंबली मतलब एक साथ जमायत हुआ था, कोई प्रेयर के लिए, प्रार्थना के लिए जमायत हुआ था स्कूल में जाके। उसके बाद जब हो गया असेंबली, उसके बाद जो स्टूडेंट का जिस क्लास है वो स्टूडेंट वही क्लास में चले जाएंगे। तो उसके लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? रेस्पेक्टिव। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट,
Select the option that expresses the given sentence as passive voice. वॉइस चेंज है, पहले एक नरेशन चेंज का क्वेश्चन आया था, वो सॉल्व कर लिया था, वॉइस चेंज का क्वेश्चन है. मार्टिन ड्रू अ पिक्चर ऑफ द स्नो कैप्ड माउंटेन्स. ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसको वॉइस चेंज करना है हमें. पहले देख लेते हैं. सेंटेंस है सिंपल पास्ट टेंस में. इसका ऑब्जेक्ट कौन सा है देख लेते हैं. मार्टिन ड्रू इज़ द वर्ब, मार्टिन इज़ द सब्जेक्ट एंड इसका ऑब्जेक्ट है अ पिक्चर ऑफ द स्नो कैप्ड माउंटेन्स. मतलब मार्टिन ने ड्रॉ किया है एक पिक्चर स्नो कैप्ड माउंटेन्स का. तो इसका अगर उल्टा मतलब ये एक्टिव वॉइस में है, ये कर रहा है, ड्रॉ कर रहा है, तो कुछ कर रहा है मतलब एक्टिव वॉइस में है. तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा कि माउंटेन ड्रॉ हो रहा है मार्टिन द्वारा. ये है इसका पैसिव वॉइस. अब इसको हम इंग्लिश में करें तो पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब बैठेगा, उसके बाद सब्जेक्ट होएगा, उल्टा हो जाएगा पैसिव वॉइस में. तो पहले हम ऑब्जेक्ट को बैठा देते हैं, अ पिक्चर ऑफ द स्नो कैप्ड माउंटेन्स. अब ये सिंपल पास्ट टेंस में है तो इसीलिए यहाँ पे बैठेगा वॉज बैठेगा. अब उसके बाद क्या बैठेगा कि वर्ब का पार्टिसिपल फॉर्म. तो ड्रू का फॉर्म क्या होता है, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन. ड्रॉ प्रेजेंट, ड्रू पास्ट, पार्टिसिपल ड्रॉन. तो वाज ड्रॉन मार्टिन द्वारा, बाय मार्टिन. तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट. अ पिक्चर ऑफ स्नो कैप्ड माउंटेन्स वाज ड्रॉन बाय मार्टिन. आपको लगेगा माउंटेन्स है तो ये तो प्लूरल फॉर्म में है तो वाज क्यों हुआ, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आ पिक्चर. माउंटेन तो बहुत सारे हैं बट पिक्चर तो एक ही है ना, तो पिक्चर तो सिंगुलर है तो इसीलिए वाज ड्रॉन बाय मार्टिन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Select the most appropriate meaning of the given idiom. फिर से एक idiom दिया हुआ है, उसका appropriate meaning 4 ऑप्शन में से कौन सा है ये हमें आंसर देना है. जो idiom है वो क्या है, spill the beans. spill the beans मतलब क्या होता है, मतलब कोई भी सीक्रेट है वो गलती से बोल देना, ये है spill the beans का मतलब. तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, give away a secret. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स. फिर से वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आए हैं. क्या बोल रहे हैं, अ पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच. पर्सन जो स्पीच देने में मतलब बोलने में रिजर्व्ड है उसको क्या कहते हैं. पहला ऑप्शन है कॉन्फिडेंट. कॉन्फिडेंट तो ये नहीं होता है. कॉन्फिडेंट का मतलब क्या है, जो कोई भी चीज़ में कॉन्फिडेंस है, जिसका कॉन्फिडेंस है कुछ भी चीज़ करने में, जिसका एबिलिटी है, क्वालिटी है, वो है कॉन्फिडेंट. सेकंड ऑप्शन है रेटिसेंट. रेटिसेंट मतलब अल्पभाषी है, नॉट रिलीविंग वंस थॉट्स और फीलिंग्स रीडिली. जो अपना थॉट बहुत ईजीली सबके सामने नहीं लाते हैं. ये लग रहा है मुझे इसका करेक्ट ऑप्शन है. अ पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच इज़ नोन एज रेटिसेंट. तो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट. बट बाकी ऑप्शन हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है. नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है एलोक्वेंट. एलोक्वेंट मतलब क्या होता है, फ्लुएंट और परसुएसिव इन स्पीकिंग और राइटिंग. जो भाषण पटु है मतलब जो इसका ऑपोजिट है, मतलब जो बहुत फ्लुएंट है स्पीकिंग में भी राइटिंग में भी. लास्ट ऑप्शन है एडामेंट. एडामेंट मतलब अटल, कोई भी चीज़ में टिके रहना. रिफ्यूजिंग टू बी परसुएटेड और टू चेंज वंस माइंड. जो सोच रहा है वो उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता है, वो जो सोच रहा है वही ठीक है. ये है एडामेंट नेचर. ठीक है, बट इसका ऑप्शन जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका करेक्ट ऑप्शन है रेटिसेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन है एग्ज़ाम का, इंग्लिश का. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. लास्ट क्वेश्चन में हमें सिनोनिम पूछा गया है. क्वेश्चन में वर्ड क्या गिवन है, ग्लोरियस. ग्लोरियस हैविंग वर्दी और ऑफ ब्रिंगिंग फेम और एडमिरेशन. तेजस्वी, ग्लोरियस का मतलब होता है. अब पहला ही हम ऑप्शन देख लेते हैं, दिया है स्प्लेंडिड.
स्प्लेंडिड का मतलब भी वेरी इम्प्रेसिव होता है, मतलब स्प्लेंडिड का मतलब ही ग्लोरियस होता है। तो स्प्लेंडिड इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बट बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है अनयूजुअल, मतलब जो नेचुरली नहीं होता है, नॉट हैबिचुअली और कॉमनली ऑकरिंग और डन। नेक्स्ट एनर्मस, एनर्मस मतलब बहुत बड़ा, वेरी लार्ज इन साइज, क्वांटिटी और एक्सटेंट, कोई भी मतलब क्वांटिटी हो, साइज हो, बहुत जो बड़ा है उसको कहते हैं एनर्मस। नेक्स्ट ऑप्शन है जेंटल, जेंटल मीन्स हैविंग और शोइंग अ माइल्ड काइंड और टेंडर टेम्परेंट और कैरेक्टर। जेंटल मतलब सज्जन, बहुत काइंड है, उसको कहते हैं, नम्र है, उसको कहते हैं जेंटल। बट इसका करेक्ट ऑप्शन ग्लोरियस का होगा स्प्लेंडिड। तो ये था इंग्लिश का 25 क्वेश्चंस जो हमने आंसर कर दिया। ठीक है, अगर आपको कोई भी इसमें कुछ डाउट लगे तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।